हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी क्वेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं 9 और 10 अगस्त का करंट अफेयर। देखिए, इसमें 2 दिन का करंट अफेयर एक साथ कलेक्ट किया गया है। तो चालू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, दैट इज इंडिया टू रोल आउट न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेन फॉर द ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। अभी देखिए, ये टीबी के बारे में बात किया जा रहा है। तो टीबी क्या होता है? एक इस मतलब इसका फुल फॉर्म जो होता है, ये होता है ट्यूबरक्लोसिस। अब ट्यूबरक्लोसिस कैसे होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया से होने वाला ये डिजीज है। मतलब ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है। अब ट्यूबरक्लोसिस क्या ट्यूबरक्लोसिस जो मतलब टीबी जो डिजीज है, ये डिफरेंट वेराइटीज का होता है, बहुत सारे वेराइटीज का होता है, जिसमें से जो एमडीआर टीबी और एक्सडीआर टीबी इसका एक वेराइटी है। एमडीआर करने का मतलब क्या हुआ कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, मतलब इसमें ड्रग्स काम करना बंद कर देता है। और एक्सडीआर टीबी एक्सटेंसिव ड्रग ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो देखिए, जो एमडीआर टीबी और एक्सडीआर टीबी है, इसके इलाज के लिए पहले कितना टाइम लगता था? पहले जो अपने पास इलाज अवेलेबल है, इसका जो क्योर अवेलेबल है, उसमें लंबा इलाज, लॉन्ग टर्म इलाज का जरूरत होता था। इसमें लगभग 24 मंथ्स का समय लगता था मिनिमम। तो इतना लंबा इलाज, इतने लंबे टाइम तक एक इंसान सफर करता था एक टीबी जैसे बीमारी से। और साथ ही साथ इसकी मेडिसिन जो होती थी वो काफी लंबे टाइम तक चलता था। तो इसी टाइम पीरियड को अभी न्यू मेडिसिन के द्वारा कम किया जा सकता है। तो ये कितना किया जा सकता है? ये 6 मंथ्स तक कम किया जा सकता है। तो इसी को रोल आउट, इसी मेडिसिन को रोल आउट करने का भी बात किया जा रहा है। तो इस मेडिसिन का नाम क्या है? तो इस मेडिसिन को हम लोग बोलते हैं BPAL। ये 3 मेडिसिन का एक डोज है, एक मतलब कि कंबाइंड डोज है, जिसको टीबी, एमडीआर टीबी के अगेंस्ट और एक्सडीआर टीबी के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। अब देखिए, बी कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है बेडा क्विलीन। बी स्टैंड फॉर बेडा क्विलीन। पी ए स्टैंड फॉर प्रेटोमानीड एंड एल स्टैंड फॉर लिंजोलिड। तो देखिए, हमें ये फुल फॉर्म याद रहे या ना रहे, लेकिन हमें क्या याद रखना है कि जो बी पैल जो अभी इलाज जो मेडिसिन आया है, तो ये किस चीज से रिलेटेड है? तो ये है टीबी के इलाज से ये मेडिसिन रिलेटेड है। बी स्टैंड्स फॉर बेटा क्विलिन, पी ए स्टैंड्स फॉर प्रेटोमार्निड और एल स्टैंड्स फॉर लाइंजोलिड। अगला न्यूज है, कैबिनेट क्लियर्स 3 करोड़ एडिशनल हाउसेज अंदर पीएम हाउसिंग स्कीम। अभी देखिए, पीएम हाउसिंग स्कीम 2.0 को अभी जारी किया गया है। हाउसिंग स्कीम 2.0 को अभी रिलीज किया गया है। तो पीएम आवास योजना में क्या किया जाता है? आपको पता है कि इसमें जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास बेसिक एमिनिटीज उपलब्ध नहीं है और जिनके पास पक्का मकान नहीं है, तो उनको पक्का मकान प्रोवाइड करवाने वाली एक योजना है। इसमें पक्का मकान प्रोवाइड, पक्का हाउसेस प्रोवाइड करवाया जाता है जिनके पास अवेलेबल नहीं है और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, पीएम आवास योजना 1.0 ये रिलीज किया गया था अप्रैल 2016 से 2024 के लिए। मतलब एक डिकेड के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया था। तो जो 1.0 था पीएम आवास योजना, इसमें टोटल 2.95 करोड़ घर बनाने का, मतलब हाउसेज बनाने का बात किया गया था। अभी देखिए, इस टारगेट को कंप्लीट कब तक करना था? तो ये 2024 मार्च तक इस टारगेट को कंप्लीट करना था। तो ये टारगेट कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, इसमें कुछ अभी बाकी है। मतलब डाटा तो दो जगह मैंने अलग अलग देखा है, जैसे कि कहीं पे तो 35 लाख हाउसेज अभी बोल रहा है कि बाकी है, और दूसरे न्यूज़पेपर में देखेंगे आप तो इससे ज्यादा भी बताया गया है। तो इस डाटा को छोड़ देते हैं। लेकिन जो टारगेट था 2024 मार्च तक पीएम आवास योजना जो फर्स्ट था इसको पूरा करने का, ये अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया है, लेकिन ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि देखिए, जो 2.92 करोड़ 95 लाख जो हाउसेज देने का बात किया गया था, तो लगभग लगभग इतना ढाई ढाई करोड़ से ज्यादा घर अभी मतलब हाउस प्रोवाइड करवाया जा चुका है। अभी देखिए, जैसे नया गवर्नमेंट आया तो इसने स्टार्ट क्या किया है? इसने पीएम आवास योजना 2.0 स्टार्ट किया है। अब देखिए, पीएम आवास योजना जो है ये दो भाग में चलता है।
एक तो चलता है रूरल के लिए अलग और अर्बन के लिए अलग। तो पीएम आवास योजना एक तो चलता है रूरल, और पीएम आवास योजना एक चलता है अर्बन। अभी देखिए, रूरल मतलब ये गांव वाले क्षेत्र में चलेगा, ग्रामीण क्षेत्र में चलेगा, और पीएम अर्बन मतलब कि ये शहरी क्षेत्र में चलेगा। तो देखिए, अभी पीएम आवास योजना 2 के अंतर कितना हाउस अनाउंस हुआ है, तो ये 3 करोड़ मोर हाउस अनाउंस हुआ है। अब देखिए, इस 3 करोड़ हाउसेज को दो भागों में बांटा गया है। तो जो आवास योजना ग्रामीण है इसको दिया गया है 2 करोड़ हाउसेज, और जो अर्बन एरिया है इसके लिए 1 करोड़ हाउस देने का बात किया गया है। अभी देखिए, इस योजना में टोटल जो अमाउंट खर्च होने वाला है वो है 3 लाख करोड़, 3.06 लाख करोड़। इसमें सेंटर का जो शेयर होगा वो होगा 2.05 लाख करोड़, और जो स्टेट का शेयर होगा वो होगा 1.01 लाख करोड़। तो टोटल कितना इसमें पैसा दिया गया है इस योजना को, 3 लाख करोड़। 2:1 रेशियो में मान लीजिए, एक तरीके से मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें तो। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में भी अगर बात करें, जो बंटवारा हुआ है टोटल हाउसेज का, तो वो कितना है, ये भी लगभग 2:1 रेशियो में है। 3 करोड़ में 2 करोड़ इधर और 1 करोड़ अर्बन को। और इसका टारगेट क्या है, इस योजना को पूरा करने का जो टारगेट रखा गया है वो किस फाइनेंशियल ईयर को रखा गया है, तो ये है 2024-25 से लेकर 5 साल का योजना है, तो 2028 से 29 तक इस योजना को कंप्लीट करना है। ये है टारगेट। 3 करोड़ houses will be completed within 5 years in the financial year of 2024 to 2028। अगला न्यूज है, डे क्लियर्स फॉर फास्टर एक्सेस टू न्यू ड्रग विथ ग्लोबल नोड। अभी देखिए, अभी जो भी रेयर डिजीज है, जैसे कि वेट लॉस ड्रग हो गया, अल्जाइमर हो गया, कैंसर हो गया, तो ये रेयर कुछ इस रेयर डिजीज है। तो इसके इलाज के लिए अभी जो ड्रग्स का जो रिक्वायरमेंट्स होता है, तो उसके क्लिनिकल ट्रायल को बोला गया है कि इंडिया में करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर क्लिनिकल ट्रायल फॉरेन कंट्रीज में भी किया गया है, और उस ड्रग को अगर इंडियन मार्केट में अगर उसको सेल करना है, तो इस चीज को परमिट कर दिया गया है। लेकिन एक कंडीशन है कि ये जो ड्रग्स का ट्रायल होना चाहिए ये 6 कंट्रीज के अंदर होना चाहिए। मतलब 6 कंट्रीज में ट्रायल किए गए ड्रग्स को इंडिया के मार्केट में बेचने के लिए अभी मंजूरी दे दी गई है। तो यही यहाँ लिखा गया है, ड्रग्स नीड नो क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया, अगर ये ड्रग्स इस 6 कंट्रीज में ऑलरेडी ट्रायल किया जा चुका हो। तो ये 6 कंट्रीज का लिस्ट क्या है, यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो अगर कोई भी ड्रग्स इन 6 कंट्रीज में अगर पहले ट्रायल किया जा चुका है, तो इंडिया में उसको फर्दर ट्रायल करने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट इंडिया के अंदर इंडियन मार्केट में यूज में लाया जा सकता है। अब देखिए, एक चीज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ये जो ड्रग को अप्रूव करने वाली संस्था कौन सी है इंडिया के अंदर और अमेरिका के अंदर। तो इंडिया के अंदर जो ड्रग्स ट्रायल को अप्रूव करने वाली संस्था है उसका नाम है DGCI। मतलब कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया किसी भी ड्रग्स को अप्रूव करते हैं कि इसको इंडियन मार्केट में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो ये कौन है, DGCI मींस ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ऐसे ही अमेरिका में यही चीज किसके द्वारा किया जाता है, तो यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाता है, यूएस FDA। और इसके बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, अभी न्यूरालिंक एक कंपनी है, आप जानते होंगे, न्यूरालिंक, जिसने क्या किया है, ह्यूमन ब्रेन के अंदर चिप डाला है। मतलब कि ह्यूमन ब्रेन एंड कंप्यूटर इंटरफेस तैयार किया है। तो ये जो चिप डालने वाली कंपनी है कौन सी है, ये न्यूरालिंक है। और न्यूरालिंक किसकी कंपनी है, इलॉन मस्क की। कहाँ की, अमेरिकन कंपनी है। तो इस वाले जो ह्यूमन ट्रायल है, इस ह्यूमन ट्रायल को अप्रूव किसने किया है, तो ये किया है यूएस FDA ने।
यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। इंडिया के अंदर डीजीसीआई, अमेरिका के अंदर एफडीए, और किस डिजीज के क्लिनिकल ट्रायल के को अभी इंडिया में मतलब कि इस मैंडेटरी नहीं बनाया गया है, तो ये है रेयर डिजीज ड्रग्स, जैसे कि अल्जाइमर, कैंसर और वेट लॉस डिजीज। और ये 6 कंट्री का नाम हम लोगों को याद रखना है। अगला न्यूज है, रमेश मूस प्रिविलेज नोटिस अगेंस्ट प्रधान फॉर मिसलीडिंग राज्यसभा। अभी देखिए इसमें प्रिविलेज नोटिस के बारे में बात किया जा रहा है। तो अभी इस बार क्या हो रहा है, इस बार जब भी सेशन चालू हुआ, कब ये 24 जून को, 24 जून 2024 को, जब ये पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर अभी एक मोशन बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है, वो है प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन, तो यही मोशन अभी लाया गया है किसके द्वारा, जयराम रमेश के द्वारा राज्यसभा में। और ये किसके अगेंस्ट लाया गया है, तो ये लाया गया है धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट। धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो प्रिविलेज मोशन होता है ये क्या होता है। तो देखिए, कुछ प्रिविलेज अवेलेबल होता है किसके पास, जो भी एमपी है, मतलब कि जो भी राज्यसभा या लोकसभा के एमपी है, तो उनको कुछ प्रिविलेज दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और ये इंपावर किसके द्वारा किया गया है, आर्टिकल 105 के द्वारा। लेकिन अगर इन प्रिविलेज का अगर गलत फायदा उठाया जाता है, मतलब कि जो भी स्टेटमेंट्स आता है पार्लियामेंट में, या फिर जो लोगों के बीच अगर कोई स्टेटमेंट दिया जाता है किसी भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी द्वारा, झूठ हो या बरगलाने वाला हो या मिसलीड करने वाला हो, तो उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिविलेज मोशन। मतलब उसको उनको कर्व किया जाता है। इस मोशन के थ्रू क्या मेनली बेसिकली क्या किया जाता है कि कर्व किया जाता है कि आप प्लीज मिसलीड नहीं नहीं कीजिए पब्लिक को, या फिर जो पार्लियामेंट को है उसको मिसलीड नहीं कीजिए। तो अभी क्या हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान जो है, तो धर्मेंद्र प्रधान में ने अभी, जैसे कि आपको पता होगा, एनसीईआरटी बुक से, एनसीईआरटी बुक से क्लास कुछ जैसे कि थर्ड और सिक्स क्लास से जो प्रियम्बल है इस टॉपिक को हटा दिया गया है। जो प्रियम्बल प्रिंटेड होता था बुक के शुरू में, उसको हटा दिया गया है। तो इसी के बारे में राज्यसभा के जो एमपी है जयराम रमेश, जो कांग्रेस को बिलोंग करते हैं, कांग्रेस पार्टी को, तो उन्होंने पूछा था इनसे, धर्मेंद्र प्रधान से, तो बोला गया कि नहीं नहीं हटाया गया है, लेकिन ये झूठ था। तो इसी के अगेंस्ट अभी प्रिविलेज मोशन लाया गया है। किसके अगेंस्ट, धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट। किसने लाया, तो ये जयराम रमेश लाया। इससे पहले जयराम रमेश मोदी जी के खिलाफ भी प्रिविलेज मोशन ला चुके हैं। और जो छन्नी थे अभी अपने ये पंजाब के सीएम, तो उनके खिलाफ भी प्रिविलेज मोशन आ चुका है। तो प्रिविलेज मोशन इस बार बहुत ही है ये हॉट टॉपिक बना हुआ। तो ये हम लोग थोड़ा सा, अगला न्यूज है, जेडीयू डिमांड्स हाई कोर्ट ब्रांचेज इन बिहार, सेंटर रिफ्यूजेस टू रिलेंट पॉइंट टू रूल्स। अभी देखिए बिहार में हाई कोर्ट के ब्रांच का डिमांड किया गया है। और ये डिमांड किसके द्वारा किया गया है, जेडीयू और उसके एलाइज के द्वारा ये डिमांड किया गया है। अभी देखिए कि सबसे पहले जो डिमांड किया गया, ये किया गया गिरिधारी यादव के द्वारा। गिरिधारी यादव कौन है, ये तो ये एक विधायक है जो कि बांका से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने बोला था कि भागलपुर में एक रीजनल ब्रांच, भागलपुर में एक एक्स्ट्रा ब्रांच लगाना चाहिए, एक एक्स्ट्रा बेंच लगाना चाहिए। किसका, तो ये हाई कोर्ट का। अब देखिए ये डिमांड किया गया है। और इसके साथ साथ पप्पू यादव के द्वारा डिमांड किया गया कि जो एक्स्ट्रा बेंचेज है वो पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में लगाना चाहिए। अभी देखिए ये 3 एक्स्ट्रा बेंचेज लगाने का बात किया जा रहा है, एक्स्ट्रा बेंच या ब्रांच खोलने का बात किया जा रहा है हाई कोर्ट का। ये किया जा रहा है क्यों, क्योंकि बिहार में अभी 2,37,000 केसेज हैं जो पेंडिंग है। तो इतना ज्यादा केस पेंडिंग होने के लिए सुप्रीम हाई कोर्ट का एक से ज्यादा ब्रांच होना जरूरी है। तो इसीलिए ये डिमांड किया गया है। अच्छा, ऐसा डिमांड पहले भी किया जा चुका है, और डिमांड ही नहीं बल्कि एग्जिस्ट भी करता है कुछ ऐसा स्टेट्स जहां अभी हाई कोर्ट का एक से ज्यादा, मोर देन वन ब्रांचेज अवेलेबल है। तो ये कौन कौन से स्टेट है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि देखिए एमपी और महाराष्ट्र का अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पहले से 2 ब्रांच एग्जिस्ट करता है।
और यूपी और राजस्थान का बात करें तो पहले से जो हाई कोर्ट का है ये 3 ब्रांच एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा किया जा सकता है, ये संभव है। तो ये डिमांड किसके द्वारा, किससे किया गया, तो ये सेंटर से डिमांड किया गया। अब सेंटर में अभी जो अपने लॉ मिनिस्टर है वो कौन है, किरण रिजिजू। तो एक्स्ट्रा ब्रांचेज लगाया जाता है, मतलब एक्स्ट्रा ब्रांचेज अगर खोला जा सकता है तो ये खोला जाएगा कैसे, ये जसवंत सिंह के रिकमेंडेशन पे खोला जाएगा। अब जब जसवंत सिंह कमेटी कब बना था इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जसवंत सिंह कमेटी जब आपका यूपी के अंदर एक्स्ट्रा ब्रांच लगाना था हाई कोर्ट का, तब ये जसवंत सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन आया था। और इनके रिकमेंडेशन के आधार पर ही जो ब्रांचेज, जो फर्दर ब्रांच होता है वो खोला जाता है। और इसका प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि देखिए, सबसे पहले तो डिमांड बाई स्टेट, के स्टेट डिमांड करता है एक नया ब्रांच खोलने का हाई कोर्ट का। इसको अप्रूव किया जाता है किसके द्वारा, स्टेट जो डिमांड करता है इसको किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। और ये जब रिजोल्यूशन जब साइन हो जाता है तो ये कहा जाता है, ये पार्लियामेंट में जाता है, देन दे विल डिसाइड दैट वो ब्रांच खुलेगा या नहीं खुलेगा। और ये सब कुछ बेस्ड किस पर होता है, तो ये जसवंत सिंह के रिकमेंडेशन पे बेस्ड होता है कि कुछ गाइडलाइंस है उनका, तो उनके थ्रू ये ब्रांचेज खोला जा सकता है। तो अभी बिहार में कितना टोटल हाई कोर्ट के ब्रांचेज का डिमांड किया गया है, तो टोटल 3 एक्स्ट्रा ब्रांचेज का डिमांड किया गया है। और ये किसके रिकमेंडेशन से ये डिमांड पूरा किया जा सकता है, तो जसवंत सिंह के रिकमेंडेशन से। कौन करेगा, तो पार्लियामेंट करेगी ये पूरा। क्योंकि देखिए पार्लियामेंट को ही अधिकार होता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नया बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है किसी भी स्टेट में। अगला न्यूज है, द रिफॉर्मर पॉलिटिशियन हु ट्राइड टू चेंज द फेस ऑफ लेफ्ट इज नॉट एनीमोर। अभी देखिए बुद्धदेव भट्टाचार्य जी थे, तो इनका अभी निधन हो गया है। तो ये कौन थे इसके बारे में हम लोग मतलब इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी के बारे में। तो ये थे सीएम, कहाँ के थे, और ये वेस्ट बंगाल के सीएम थे। देखिए ये 3rd नंबर के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम थे, जो कि वेस्ट बंगाल से थे। और ये किस पार्टी को बिलोंग करते थे, तो ये सीपीआईएम को बिलोंग करते थे। सीपीआईएम मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ये मार्क्सिस्ट, इस पार्टी को ये बिलोंग करते थे। अभी देखिए कि इनका अभी निधन हो गया है, तो इनके बारे में हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि इन्होंने पद्म भूषण को रिजेक्ट कर दिया था, कब, 2022 में। 2022 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित करना था, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मतलब रिजेक्ट कर दिया इस अवार्ड को। और इसके साथ साथ इनके साथ एक कंट्रोवर्सी भी हुआ था, जिसको अभी हम लोग देख लेते हैं। ये था नंदीग्राम इकोनॉमिक जोन का कंट्रोवर्सी। तो नंदीग्राम इकोनॉमिक एसीजेड कंट्रोवर्सी हुआ था कब, ये 2007 में हुआ था। क्या था सीन क्या था कि टाटा को पावर प्लांट लगाना था, और इसके लिए जो जमीन अलॉट किया गया, जो लैंड अलॉट किया गया, वो था एग्रीकल्चर लैंड को अलॉट किया गया था। किसके द्वारा, एग्रीकल्चर लैंड अलॉट किया गया था बुद्धदेव भट्टाचार्य के द्वारा, जो कि उस समय के तत्कालीन सीएम थे। तो इसी के अगेंस्ट क्या हुआ था, फायरिंग वगैरह भी हो गया था एक प्रोटेस्ट के दौरान। तो इसी को बोलते हैं नंदीग्राम एसीजेड कंट्रोवर्सी ऑफ 2010। तो देखिए, और ये जो बुद्धदेव भट्टाचार्य जी थे, ये सीएम थे कब, 2000 से लेकर 2011 तक ये सीएम रह चुके हैं। कहाँ के, ये सीएम रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। तो ये हम लोग को याद रखना है सबसे पहले। तो ये कब से ये सीएम थे कहाँ के, और ये किस पार्टी को बिलोंग करते थे। और इसके साथ साथ ये कंट्रोवर्सी जो था नंदीग्राम वाला, और ये चौथा कि इनको पद्म भूषण मिला है या नहीं मिला है, तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, ऐसा स्टेटमेंट वगैरह में पूछा जा सकता है। न्यूज, अशोका, चंद्रगुप्त एंड कल्पतरु, 3 इंडियन ओशन स्ट्रक्चर नेम्ड। अब देखिए कि इंडियन ओशन में 3 स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है। तो ये नाम किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया है यूनेस्को ओशनोग्राफिक कमीशन के द्वारा, और इसके साथ साथ हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो आईएचएसओ और यूनेस्को ओशनोग्राफिक कमीशन ने मिलकर भारत के द्वारा खोजे गए 3 जो ओशनिक रीज और सी माउंट्स है, उनको नाम दिया गया है।
देखिए ये नाम ओरिजिनली किसके द्वारा सजेस्ट किसके द्वारा किया गया था, इंडिया ने खुद इस नाम को सजेस्ट किया था। और ये वैलिडेट किसके द्वारा किया गया, तो इंडियन यूनेस्को ओशनोग्राफिक कमीशन और इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन आईएचएसओ के द्वारा इसको अभी वैलिडेट किया गया इस नाम को। तो देखिए ये नाम जो दिया गया है ये किस क्या है, तो ये है सी माउंट्स है, इसके अलावा रीज है। अभी देखिए रीच क्या होता है और सी माउंट्स क्या होता है। रीच को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक वोल्केनिक इरप्शन होता है कहाँ पे, तो ये सी के अंदर, ये सी है, सी के अंदर अगर वोल्केनिक इरप्शन होता है जिसके कारण मान लीजिए कि छोटा छोटा पहाड़ टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, माउंटेन टाइप का स्ट्रक्चर बनता है और ये काफी लंबा होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सी रीज इसको बोलते हैं। या और छोटा स्ट्रक्चर हो उसको, मतलब कि अगर लेंथ नहीं हो छोटा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सी माउंट। तो देखिए जो अभी नाम दिया गया है रिसेंटली, ये अशोका सी माउंट, चंद्रगुप्त रीज और कल्पतरु रीज, ये तीन नाम अभी, ये जो तीनों के तीनों जो ओशनिक स्ट्रक्चर है ये कहाँ है, तो ये है इंडियन ओशन में। इससे पहले भी ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है जिनका नाम दिया गया है और जो इंडिया के द्वारा जिसको डिस्कवर किया गया था, तो जैसे कि सागर कन्या सी माउंट, इनके पानीकर सी माउंट, रोमन रीज, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर थे जिनको इंडिया के द्वारा खोजा गया था। अच्छा देखिए ये जो स्ट्रक्चर इंडिया के द्वारा खोजा गया है ये किसके हेल्प से खोजा गया है, तो ये रसिया के हेल्प से खोजा खोजा गया है, हेल्प्ड बाय रसिया। मतलब रसियन वेसल भी इंडियन वेसल के साथ, मतलब इंडियन टीम के साथ रसियन वेसल इसमें सपोर्ट किया इस सी माउंट को ढूंढने में। अब देखिए ये डिस्कवर किसके द्वारा किया गया है, जो इंडिया का जो इंस्टीट्यूट है तो वो है एनसीपीओआर, मतलब नेशनल सेंटर फॉर पोलार ओशनिक रिसर्च। एनसीपीओआर जो कि गोवा में इसका हेड ऑफिस है, गोवा में लोकेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा इस सी माउंट को, मतलब इस सी माउंट को और इस रीज को ढूंढा गया, जिसको वैलिडेट किया गया, जिसके नाम को आईएचएसओ और यूनेस्को ओशनोग्राफिक कमीशन के द्वारा। देखिए यहाँ ये ओशनोग्राफिक फ्लोर पे अगर हम लोग बात करें यहाँ तक, तो देखिए दोनों साइड में हम लोग देखते हैं, ये जैसे ही कॉन्टिनेंटल सेल्फ खत्म होता है और एबिसल सेल में जैसे सेल्फ में जैसे ही हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये रिफ्ट है और यहाँ रिफ्ट का जैसे धंसा हुआ है, तो जो रीज होगा ये इसी का उभरा हुआ पार्ट होगा। तो ये है सी माउंट्स और ये कहाँ होते हैं, तो ये होते हैं एबिसल प्लेन में, मतलब ये डीप ओशन में ये सब पाए जाते हैं। चलिए अगला न्यूज है, विनेश फोगाट अनाउंसेज रिटायरमेंट। अभी देखिए विनेश फोगाट कौन थी, तो ये रेसलर थी जो अभी ओलंपिक में जो क्वालिफाई की थी फाइनल के लिए, कितने 50 केजी कैटेगरी में, जो कि डिस्क्वालीफाई हो गई थी। क्यों, इनका वजन 100 ग्राम्स ज़्यादा पाया गया था फाइनल से पहले, वेट वे करने के समय इनका वजन 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया था। अगला देखते हैं स्पोर्ट्स से, तो ये है न्यूज ओलंपिक्स के बारे में। ओलंपिक्स में देखिए अभी 3 मेडल और आया है, तो इसमें पहला मेडल हम लोग सिल्वर का बात कर लेते हैं। तो सिल्वर मेडल, जो सिल्वर मेडल आया है ये किन्होंने लाया है, तो ये लाए हैं नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। अभी देखिए नीरज चोपड़ा का जो थ्रो था सिल्वर मेडल के लिए ये था 89.45 मीटर का। अच्छा इसी में जो गोल्ड लाने वाले हैं, गोल्ड किसने लाया, अरशद नदीम, नदीम ने, अरशद नदीम। और ये कहाँ से है, ये है पाकिस्तान से। इनका जो थ्रो था ये था 92.97 मीटर। अभी देखिए पाकिस्तान के लिए ओलंपिक में मेडल लाने वाले ये फर्स्ट प्लेयर बन चुके हैं, फर्स्ट प्लेयर फॉर पाकिस्तान टू कलेक्ट एनी काइंड ऑफ मेडल, इधर सिल्वर गोल्ड और ब्रोंज। तो पाकिस्तान के लिए सबसे पहला मेडल लाने वाले खिलाड़ी कौन है, ये है अरशद नवीन। और इंडिया के लिए सिल्वर लाने वाले जो खिलाड़ी बने हैं वो है नीरज चोपड़ा। तो ओलंपिक का अगर हम लोग टोटल देखें इस बार का, तो टोटल कितना मेडल आया है, 6 मेडल। इसमें कितना, 1 सिल्वर प्लस 5 ब्रोंज।
ये है टोटल। तो इकलौता सिल्वर किन के पास है? तो ये है नीरज चोपड़ा के पास। किस चीज में? तो जेवलिन थ्रोवर है ये, जेवलिन थ्रो में। इसके अलावा देखिए, अभी हॉकी टीम इंडिया की एक ब्रॉन्ज कलेक्ट की है। और रेसलिंग में अगर हम लोग बात करें तो इकलौता मेडल लाने वाले हैं रेसलिंग में, ये कौन है? ये है अमन शेरावत। और ये कितने केजी कैटेगरी में? तो ये 15 केजी कैटेगरी में। इसके अलावा विनेश फोगाट जो थी, ये डिस्क्वालीफाई हो गई थी फाइनल में जाकर, फाइनल में डिस्क्वालीफाई हो गई थी। देखिए, एक मेडल, ये दूसरा यहाँ रहा, तीसरा यहाँ है, और इसके अलावा तीन और। तो तीन किस में आया है? ये आया है शूटिंग में। तो शूटिंग में टोटल कितना मेडल? तीन। फर्स्ट मेडल आया था किन्होंने लाया था? तो ये थी मनु भाकर। किस चीज में? 10 मीटर में, एयर पिस्टल में। दूसरा मनु भाकर प्लस सरबजोत सिंह, ये कितने में? ये भी 10 मीटर में। इन दोनों के पेयर ने जीता था ये। और तीसरा स्वप्निल कुसाले, ये कितने में? 50 मीटर एयर, ये राइफल में। तो ये था टोटल 6 मेडल इंडिया का, ये हम लोग को याद रखना है। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट एक नाम है अरशद नबील, इसके बारे में हम लोगों को याद रखना है। अगला है, गवर्नमेंट अप्रूव्स 1766 करोड़ क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू बूस्ट हॉर्टिकल्चर सेक्टर। अब देखिए, हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्लान लाया गया है। इस प्लान का नाम क्या है? इसको नाम दिया गया है CPP, मतलब क्लीन प्लांट प्रोग्राम। अब देखिए, क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो है, इसका एम क्या होगा? तो इसका एम होगा जो सीड्स प्रोवाइड करवाना और मटेरियल्स, प्लांटिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करवाना। और ये प्लांटिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए? जो वायरस फ्री हो और जिसमें पेस्टिसाइड कम से कम ज़्यादा यूज करना पड़े। तो ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करवाना पड़ेगा ताकि हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दिया जा सके। अब चलिए, जो CPP प्रोग्राम है, ये तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया ही है। इसके साथ साथ इसको रेगुलेट करने वाली जो इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम क्या है? तो ये है CSIR और नेशनल हॉर्टिकल्चर ब्रांडिंग एसोसिएशन। ये दोनों मिलकर साथ में इस CPP योजना को, मतलब क्लीन प्लांट प्रोग्राम को ऑपरेट करेगा। अब देखिए, इस योजना में जो टोटल, मतलब इसमें जो टोटल फंड दिया गया है, ये फंड कितने का है? 1765 समथिंग करोड़ का था ये था। तो ये टोटल राउंड फिगर में 1765, या इसको 1766 भी आप बोल सकते हैं, दो न्यूज़पेपर में अलग अलग डाटा दे दिए हुए हैं। तो 1765 1766 करोड़ इसको हम लोग लेके चलेंगे। अच्छा, ये जो CPP मिशन जो है, ये किसके अंदर आता है? तो ये आता है मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इस मिशन के अंदर इस प्रोग्राम को रखा गया है। ऑपरेटिंग एजेंसी इसकी कौन है? CSIR प्लस नेशनल हॉर्टिकल्चर ब्रांडिंग एसोसिएशन। तो इसमें कितना टोटल पैसा? तो 1766 करोड़ रुपया इस ब्रांड, इस प्रोजेक्ट को दिया गया है। इसके बाद में देखिए, अगला न्यूज हम लोग देख लेते हैं कि अभी जो अपनी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने अभी कहाँ का दौरा किया? ये इन्होंने दौरा किया न्यूजीलैंड का। तो न्यूजीलैंड के दौरा जब इन्होंने किया, तो वहाँ इनका जो वेलकम है, एक वहाँ के जो ट्रेडिशनल एक कल्चरल फेस्ट है, उसके द्वारा किया गया। तो इस फेस्ट का नाम हम लोग याद देख लेते हैं। इसका नाम है माउरी पाउरी। तो इस फेस्ट का नाम हम लोग याद रखेंगे कि माउरी पाउरी फेस्ट कहाँ मनाया जाता है, या कहाँ का कल्चरल ट्रेडिशन है? तो ये है न्यूजीलैंड का। अभी देखिए, जब ये न्यूजीलैंड गई थी, तो यहाँ इनको क्या दिया गया? रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कहाँ से? तो न्यूजीलैंड से। तो प्रेसिडेंट मुर्मू को रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर कहाँ दिया गया? तो ये दिया गया न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड में जो अभी तात्कालीन PM है, वो है क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन, ये यहाँ के तत्कालिक अभी PM है। तो ये था जो अब द्रौपदी मुर्मू का न्यूजीलैंड का जो विजिट था, इसके बारे में।
उत्तर प्रदेश पेविंग द वे एज द एक्सप्रेस प्रदेश। अभी देखिए उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस प्रदेश क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे है, एक्सप्रेस वे जो सबसे ज्यादा है वो कहाँ है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में टोटल 6 ऑपरेशनल और टोटल 8 अभी प्रोजेक्टेड। तो ये 6 एक्सप्रेसवे अभी तो ऑपरेशनल है और 8 एक्सप्रेसवे अभी प्रोजेक्ट किया गया है जो कि फ्यूचर में बनाया जाएगा। तो टोटल एक्सप्रेसवे कितना हो जाएगा यूपी में? तो ये हो जाएगा 14। अच्छा अभी अकेले अगर ये 6 भी है तो 6 एक्सप्रेसवे किसी भी एक प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। हर घर तिरंगा इनिशिएटिव को लेकर देखिए, अभी हर घर तिरंगा इनिशिएटिव किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के द्वारा अनाउंस किया गया। क्या? हर घर तिरंगा अभियान। ये कब से कब तक मनाया जाएगा? तो ये 9 से 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। 9 से 15 अगस्त मतलब कितना? 9 6 15 मतलब 7 डेज का ये एक वीक का है टोटल ये प्रोग्राम। 9 to 15 अगस्त 1 वीक तक ये प्रोग्राम मनाया जाएगा। अभी देखिए जो हर घर तिरंगा अभियान है इसमें दो तीन चीज नया हुआ है। जैसे कि बीजेपी अभी तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। तो तिरंगा यात्रा कहाँ से निकालेंगे? देखिए 11 से लेकर 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा और यह तिरंगा यात्रा इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ बीजेपी मेंबर, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ बीजेपी, जहां जहां से बीजेपी अभी है गवर्नमेंट में, मतलब कि जहां जहां से भी अभी जीती हुई है तो वहां वहां से बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा 11 से 13। इसके अलावा दो नया कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, इसको हम लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला क्या है? हर घर तिरंगा हर घर खादी। अब हर घर तिरंगा और हर घर खादी खादी अभियान को स्टार्ट किया गया है। तो ये किसके द्वारा ये स्टार्ट किया जाएगा? ये स्टार्ट किया जाएगा केवी के द्वारा, मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, केवी के द्वारा ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। देखिए खादी से रिलेटेड मतलब कुछ भी आया तो वो केवी की है, खादी का एक लौता ये ब्रांड है। अभी इसके अलावा दूसरा जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है इसका नाम है तिरंगा तिरंगा अभियान। तो इसमें क्या करना है कि तिरंगा अनफ्लर करके एक सेल्फी अपलोड करना है, कोई गवर्नमेंट का एक साइट है वहां पे सेल्फी अपलोड करना है। तो इस अभियान को स्टार्ट किया गया कहाँ से? ये स्टार्ट किया गया है दिल्ली से। दिल्ली जो केवी का जो ऑफिस है तो यहीं से इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया तिरंगा अभियान को। और और इनको इनॉग्रेट किसने किया? तो ये मनोज कुमार और जो अरुण सिंह है इन दोनों ने मिलकर इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया है। तो सबसे पहले घर घर तिरंगा अभियान कहाँ से स्टार्ट किया गया? तो ये स्टार्ट किया गया है दिल्ली से। अभी देखिए इस ये जो तिरंगा अभियान है, हर घर तिरंगा अभियान, तो इसमें बहुत सारे कंपटीशन वगैरह का भी अनाउंसमेंट किया गया है, कल्चरल फेस्ट का अनाउंसमेंट किया गया है। तो इसका लिस्ट ये है। तो इससे हम लोग को कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। मेन है यहाँ अपना इम्पोर्टेंस 1 2 और ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है और साथ ही साथ इसका डेट क्या है। अगला न्यूज है व्हाट कॉजिंग अंटार्कटिका डीप विंटर हीट वेव्स, व्हाट कुड बी इट्स फॉल आउट। तो देखिए इस न्यूज में हम लोगों को क्या देखना है कि व्हाट कॉजिंग अंटार्कटिका डीप हीट वेव्स, एक तो ये रह गया। दूसरा क्या, ये हीट वेव्स होता क्या है, और तीसरा इसके फॉल आउट मतलब इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हीट वेव्स के बारे में देख लेते हैं। तो हीट वेव्स क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी अगर एरिया का टेम्परेचर +-5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर 4 दिन के लिए रहता है फॉर 4 डेज मान लीजिए, तो इसको हम लोग हीट वेव में काउंट करते हैं। ये इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा रीजन है, पोलर रीजन है कि सब ट्रॉपिकल रीजन है कि ट्रॉपिकल रीजन है कि टेम्परेट रीजन है, कोई किसी भी रीजन में अगर टेम्परेचर में अगर ये देखा जाता है, सर्ज देखा जाता है या डिप्रेशन देखा जाता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड का 4 दिन तक लगातार, तो इसको हम लोग काउंट करते हैं किसमें? हीट वेव्स में। तो ये हीट वेव्स अभी कहाँ ऑब्जर्व किया गया है? तो ये हीट वेव्स ऑब्जर्व किया गया है अंटार्कटिका पे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस हीट वेव्स का फॉल आउट क्या क्या हो सकता है। उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि ये किस कारण से हो रहा है और इस
अंटार्कटिका में ऐसा क्यों देखा जा रहा है? तो देखिए, ये फॉल आउट इसके इसका क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि अभी टेम्परेचर कहीं का अगर बढ़ गया, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे क्या है, अगर आइस कैप है, अंटार्कटिका में क्या है, आइस कैप है, या किसी भी पोलर रीजन में आइस कैप है। तो आइस क्या, जैसे ही हीट अगर बढ़ेगा तो आइस क्या क्या होना होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा। अभी देखिए, अगर आइस मेल्ट हो रहा है तो डेफिनेटली ये सी लेवल को क्या करेगा, सी लेवल को ये राइज करवा देगा। अब सी लेवल राइज करवाने से क्या परिणाम हो सकता है कि जो भी कोस्टल सिटीज है वो सबमर्ज हो सकता है। और ऐसा पहले हुआ है क्या, ऐसा पहले हुआ है कि मान लीजिए अगर हम लोग इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं, तो इंडिया के एग्जांपल में ये देखिए, ये वह है द्वारिका, द्वारका जिसको कृष्ण भगवान वाला। तो ये क्या हुआ था, पहले सबमर्ज हो गया था। अब सबमर्ज, ये सबमर्ज सिटी भी इसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे अभी एक पुल बनाया गया है द्वारिका में, तो ये न्यूज में है, तो इसीलिए इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे सिटी जैसे ये पहले सबमर्ज हो गया है, तो हो सकता है कि आगे अगर सी लेवल ज्यादा अगर राइज हो जाए, तो बाकी के सिटीज भी, जो भी कोस्टल सिटीज है, नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे वर्ल्ड में, ये क्या हो सकता है, सबमर्ज हो सकता है। तो ये तो इसका एक फॉल आउट हो गया। अब देखिए, ये जो हीट वेव्स चल रहा है, इससे क्या हुआ है अंटार्कटिका में, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ये जो हीट वेव्स चल रहा है, इससे क्या हुआ है, जो अंटार्कटिका का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर बढ़ गया है कितना, लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड से। अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ा है, तो नॉर्मल टेम्परेचर हम लोग बात कर लेते हैं कितना होता है। नॉर्मल टेम्परेचर जो अभी के महीने में, मतलब मई जून में जो टेम्परेचर होता है अंटार्कटिका में, वो होता है -50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहां अभी इस टाइम पे क्या होता है, बहुत ही जोरदार विंटर होता है इस समय। लेकिन ये टेम्परेचर अभी कितना, ये राइज हो गया है बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब राइज हुआ है टेम्परेचर, तो ये क्या कर रहा है, आइस कैप को, वहां के आइस कैप को ये मेल्ट कर रहा है, जिससे सी लेवल राइज हो रहा है। तो इसी के बारे में इसमें बोला गया है। अब देखिए, अब हम लोग कारण समझ लेते हैं कि कॉज क्या है इस जो ये जो है, कॉज क्या है इस डीप हीट वेव्स का। तो ये है वेकनिंग ऑफ पोलर वोर्टेक्स। अब एक नया वर्ड आ गया, पोलर वोर्टेक्स क्या होता है, ये हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, पोलर वोर्टेक्स क्या है, एक तरह का सर्कुलेशन ऑफ कोल्ड एयर मास है, एक तरह का सर्कुलेशन ऑफ कोल्ड एयर मास है। अब देखिए, ये कोल्ड एयर मास बिल्कुल पोल के ऊपर ये सर्कुलेट करता है। तो ये पोल के ऊपर जब सर्कुलेट करेगा, तो क्या करेगा कि इसके अंदर जो कोल्ड एयर होंगे, इसको एस्केप नहीं होने देगा, ये एस्केप नहीं होने देता है। अब कोल्ड एयर अगर एस्केप नहीं होगा, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों में, तो ये टेम्परेचर क्या होगा, ये टेम्परेचर डिक्रीज करके रखेगा। और अगर यहाँ से कोल्ड एयर एस्केप कर गया, तो ऑब्वियसली यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसी पोलर वोल्टेक्स के वीक होने के कारण ये जो डीप विंटर हीट वेव्स है, इसको देखा गया है। तो कारण हम लोगों ने समझ लिया, हीट वेव्स होता है क्या है समझ लिया, और इसके फॉल आउट के बारे में हम लोग बात कर लिया। तो ये था न्यूज अंटार्कटिका डीप हीट वेव्स के बारे में। अभी देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि अर्थ का जो टेम्परेचर है, अगर हम लोग डिकेडल टेम्परेचर ग्रोथ का बात करें, तो 0.14 से लेकर 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकेड में ये टेम्परेचर इंक्रीज कर जा रहा है। और अभी अगर हम लोग लास्ट 2 डिकेड का बात करें, मतलब कि 2000 से लेकर 2010 का, और इससे पहले 1990 से लेकर 2000 का, तो इन 2 डिकेड्स को अगर हम लोग कंपेयर करें, तो ऑलरेडी जो ग्लेशियर्स है 280% मोर मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो ये बहुत ही तेजी से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो सबमर्ज होने का सिटी का
चांसेज बढ़ गया है। अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज कोलैप्सेज इन बिहार कटिहार। अभी देखिए बिहार के कटिहार में मतलब कि अभी एक ब्रिज कोलैप्स कर गया, तो ये ब्रिज कहाँ था? ये था बकिया सुखाय पंचायत में। अभी देखिए ये किस रिवर पे था? तो ये था गंगा पे। गंगा पे ये रिवर अभी कोलैप्स किया है। तो बिहार में अभी तक जो 14 ब्रिज है जो पिछले एक साल के अंदर कोलैप्स हो चुका है। इस कोलैप्स ब्रिज के कोलैप्स होने का कारण क्या बताया जा रहा है? तो ये कोरोजन बोला जा रहा है कि कोरोजन होने के कारण जो ब्रिज है अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही था, तो ये क्या हुआ है? ये कोलैप्स हो गया है। और ये ब्रिज कहाँ है? तो ये है कटिहार में, पंचायत बकिया सुखाय पंचायत, रिवर गंगा, और कॉज कोरोजन। अभी देखिए बिहार में तो अभी इस बार बहुत सारा ब्रिज कोलैप्स हुआ है। तो मेंस में तो ये क्वेश्चन पूछेगा ही कि जो भी है जो सेफ्टी मेजर्स है इसके बारे में और ये कोलैप्स होने का कारण क्या है। तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। और प्री के लिए क्या करेंगे, एक हम लोग वीडियो में ये जितने भी ब्रिज कोलैप्स हुए हैं तो उसमें एक डाटा ऐसे ही बना लेंगे किस रिवर पे और किस जगह पे और कौन सा ब्रिज कोलैप्स हुआ है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री पैनल फॉर्म टू एग्जामिन वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल। अभी देखिए वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो चल रहा था तो ये इसको एग्जामिन करने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया गया है। अभी देखिए जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया गया है तो इसमें टोटल कितने मेंबर है? इसमें मेंबर है टोटल 31। इसको 2:1 में डिवाइड किया जाता है। 2:1 कहने का मतलब क्या हुआ? जो 21 मेंबर होंगे वो कहाँ से होंगे? ये होंगे लोकसभा से। और जो 10 मेंबर्स हैं ये कहाँ से हैं? राज्यसभा से। अभी देखिए ये जो है जो ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना है, पार्लियामेंट कमेटी, तो इसमें सारे पार्टी को इंक्लूड किया गया है। मतलब इसमें अपोजिशन पार्टी और मतलब जो भी पार्टी एग्जिस्ट करती है सारे पार्टी को इसमें जगह दिया गया है इस बोर्ड में। तो ये टोटल कितने मेंबर का है? 31 मेंबर, लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10। अभी देखिए इसमें एक पार्टी जो है इस बोर्ड में शामिल नहीं हुई है, वो है यूनियन मुस्लिम लीग। इनको शामिल नहीं किया गया है, तो ये नाम हम लोगों को याद रखना है, यूनियन मुस्लिम लीग। ये पार्टी इसमें ज्वाइन नहीं हुआ है। अभी देखिए ये बोर्ड अगर बना है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का बोर्ड अगर बना है तो इसका कोई ना कोई चेयरपर्सन होगा। तो इस चेयरपर्सन का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो ये जैसे ही अनाउंस होगा तो इसको हम लोग एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी किस चीज के लिए बना है? अभी तो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के लिए बना है। इससे पहले भी ऐसा ज्वाइंट कमेटी बना था। कब? जो अडानी वाला केस हुआ था। और ऐसा कभी भी कोई अगर ऐसा कोई भी मैटर होता है तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का फॉर्मेशन किया जाता है। गुजरात कांग्रेस न्याय यात्रा फॉर विक्टिम ऑफ ट्रेजेडी इन स्टेट। अभी देखिए गुजरात में न्याय यात्रा निकाला जा रहा है किसके द्वारा? तो ये जो भी आईएनसी के मेंबर है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, इनके द्वारा ये यात्रा निकाला जा रहा है। तो न्याय यात्रा कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। यात्रा कितने दिन का होगा? ये होगा 14 दिन का। और इसमें किस बारे में बात किया जाएगा? तो जो भी ट्रेजेडी हुआ है, जैसे कि अभी एक ट्रेजेडी हुआ था गुजरात में, जो कि राजकोट में हुआ था, गेमिंग जोन ट्रेजेडी, जो फायर आग लग गया था। गेमिंग जोन फायर ट्रेजेडी जो हुआ था, ये यात्रा निकाला जा रहा है। अभी देखिए इसमें क्या इस यात्रा में क्या है कि जो कल्प्रिट है उनको सामने लाने का बात किया जा रहा है। मतलब रियल कल्प्रिट है जो इसके लिए, तो उनको सामने लाने का बात किया जा रहा है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? न्याय यात्रा का इसको नाम दिया गया है। दो न्यूज है। फिलीपींस वियतनाम होल्ड देयर फर्स्ट एवर ज्वाइंट कोस्टल एक्सरसाइज। अभी देखिए फिलीपींस और वियतनाम के बीच में पहला नेवल एक्सरसाइज हुआ है। और ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है साउथ चाइना सी में। तो पहला एक्सरसाइज फिलीपींस किसके साथ किया है? तो वियतनाम के साथ फर्स्ट एक्सरसाइज अभी फिलीपींस ने किया है। कहाँ? साउथ चाइना सी में। अभी देखिए एक प्लेन क्रैश हुआ है। ये प्लेन क्रैश कहाँ हुआ है? ब्राजील में। इसको हम लोग याद रखेंगे। देखिए बहुत ही दुखद घटना है। इसमें कितना 62 लोग प्लेन क्रैश में जो है एक्सपायर हो, मतलब कि एक्सीडेंटली उनका डेथ हो गया। तो इसमें टोटल कितने पैसेंजर थे? 58 पैसेंजर प्लस
जो 4 क्रू मेंबर्स थे। तो ये टोटल कितने लोग हैं? 62 पीपल। और ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है ब्राजील में। ब्राजील में कहाँ? साओ paulo। साओ paulo सिटी में ये एक्सीडेंट हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अभी हम लोग कल से फिर कवर करेंगे।